देखिए बेटा, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक एक बात को बहुत ही ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। बाकी यहाँ इसको समझ लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो बेटा, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन। इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेजिस्टेंसेस के एक स्पेशल अरेंजमेंट का इन्वेंशन किया। ठीक है ना, रेजिस्टेंसेस के एक स्पेशल अरेंजमेंट को इन्वेंट किया इन्होंने, और उस स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, या ये कहें कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, है ना। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, या कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है तो वो अननोन रेजिस्टेंस हो गया। तो अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ resistances with the help of which we can determine the unknown resistance or the resistance of any conductor। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये कैसे बनता है, क्या क्या लगा होता है इसमें, ये सारी बातें हम समझेंगे। उससे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ही ध्यान से एक पॉइंट को देखिएगा। ठीक है भाई, तो ये डायग्राम बनाया है हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है ये। अब इस बात को समझते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कैसे वर्क करता है। ये एक एक पॉइंट को देखते हैं। देखिए भाई, इसमें क्या क्या लगा है। इसमें 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S, ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं, और इन 4 रेजिस्टेंसेस को एक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स में लगाया गया है। एक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए AB, BC और ये CD और ये DA, ये 4 साइड्स हैं, AB, BC, CD एंड DA। तो ये 4 साइड्स हैं, और 4 साइड से क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स में 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S को लगाया गया है। ठीक है भाई, और क्या किया बेटा, इसके अलावा ये डायगोनल है, ये डायगोनल है किसका, इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। तो इसके डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, G से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक गैल्वेनोमीटर G लगा हुआ है, और साथ ही साथ एक की लगी हुई है K2, जिसको ऑन ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। अगर इसको हम प्रेस कर देंगे तो इसमें करंट फ्लो हो सकता है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ऑफ कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, इसको रिलीज कर देंगे, तो ये की ऊपर उठ जाएगी और यहाँ पर ओपन बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, और फिर इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। और क्लोज्ड है तो फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी, फिर इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो फ्लो हो जाएगा, नहीं आएगा तो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको ऑफ करने पर, यानी ओपन होने पर, जब ये टच नहीं है वायर, तो किसी भी हाल में करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, चाहे बाहर से बैटरी कितना भी इस पर फोर्स लगा रही हो, EMF लगा रही हो। ठीक है ना। अब देखिए, एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर और एक की K2 को लगाया गया। दूसरा डायगोनल ये रहा AC। तो इस डायगोनल में एक इलेक्ट्रिक सेल और एक दूसरी की K1 लगाई गई है। तो यहाँ पर 2 कीज लगाई गई है, इसीलिए K1 और K2 लिख दिया हमने इनको। ठीक है, दूसरे डायगोनल में एक इलेक्ट्रिक सेल और एक और की K1 को लगाया गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनाया गया है। अब ये कैसे वर्क करता है, इस बात को समझिए। जैसे ही हम इस K1 को प्रेस करते हैं, ये प्रेस करने के लिए ऊपर बनाया गया है, इसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये टच होता है वायर,
और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सेल के प्लस वाले एंड से माइनस वाले एंड की तरफ करंट फ्लो होगा। बड़ी वाली जो लाइन ड्रॉ की है हमने ये प्लस को रिप्रेजेंट करती है और छोटी वाली लाइन बेटा माइनस को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे ही इस की को ऑन करते हैं प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज दैट इसमें जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ ये करंट आई है। कितना है? करंट आई है। अब ये करंट आई बेटा पॉइंट ए तक तो इतना ही आएगा, लेकिन पॉइंट ए पर ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक इस साइड ए बी में जाएगा करंट और दूसरा पार्ट इस ए डी में जाएगा। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इस वाली साइड में जो करंट जा रहा है वो I1 है। अच्छा, इस साइड है, क्वाड्रिलेटरल की साइड है ये चारों, और दो डायगोनल है ये, इन सबको मिलाकर आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म। तो ब्रिज की आर्म्स हैं ये, ठीक है। 4 साइड्स और 2 डायगोनल, इनको मिलाकर ब्रिज की आर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से करंट बेटा I निकला और पॉइंट ए से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर। सपोज दैट यहाँ जो करंट जा रहा है वो I1 है और जो करंट यहाँ आ रहा है बेटा वो I2 है, ठीक है। अब इसके बाद ये करंट पॉइंट बी से 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, कुछ पार्ट इधर जा सकता है कुछ इधर जा सकता है। ऐसे I2 का कुछ पार्ट यहाँ से इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। अब करते क्या है बेटा, ये जो 4 रेजिस्टेंसेस लगाए गए P, Q, R एंड S, इन 4 रेजिस्टेंसेस को एडजस्ट करने का सिस्टम लगा होता है पूरा इस ब्रिज के अंदर। यानी इनके रेजिस्टेंसेस को कम ज्यादा किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो एडजस्टमेंट करके हम P, Q, R और S इन 4 रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके इस प्रकार की सिचुएशन देख लेते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन बना लेते हैं कि इस डायगोनल के अंदर कोई भी करंट फ्लो ना हो, ठीक है। इस P, Q, R और S रेजिस्टेंसेस को एडजस्ट किया जा सकता है, कम ज्यादा किया जा सकता है। इसको बढ़ा दिया, कभी इसको कम कर दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया। तो इन 4 रेजिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इनको घटा बढ़ाकर हम ऐसी सिचुएशन पैदा कर लेते हैं कि इस डायगोनल के अंदर, इस BD के अंदर कोई भी करंट फ्लो ना हो। अब जब करंट फ्लो नहीं होगा इसके अंदर, तो ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, नीडल है, वो 0 पर रहेगी। गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो 0 पर रहेगी, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अगर हम P, Q, R और S इन 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से एडजस्ट कर लें कि इस डायगोनल BD के अंदर कोई भी करंट फ्लो ना हो, यानी इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, तो इस ब्रिज को कहा जाता है कि ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में है। कैसा बेटा? बैलेंस की कंडीशन में है, यानी ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो ब्रिज बैलेंस्ड कहा जाएगा इस कंडीशन में जब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं है, डिफ्लेक्शन नहीं है, इस वायर में कोई करंट नहीं है। कब? जब K2 ऑन है तब। ये सिचुएशन कब देखेंगे? K2 के ऑन होने पर। अच्छा, ऑफ है अगर K2 अगर ऑफ है तब तो इसमें करंट आ ही नहीं सकता किसी हाल में, क्योंकि ये ऑफ है तो इसमें फ्लो कर ही नहीं सकता करंट, ठीक है। जब ये K2 ऑफ है यानी ओपन है, तार अलग अलग है दोनों, तो करंट इसमें फ्लो कर ही नहीं सकता। लेकिन इस K2 के ऑन होने पर भी इस वायर के अंदर कोई भी करंट ना हो, तब कहा जाता है कि जो ब्रिज है वो बैलेंस की कंडीशन में है। और जब ये बैलेंस की कंडीशन में होगा, इस वायर में कोई करंट नहीं होगा, तो जितना करंट I1 यहां से आया वो पूरा का पूरा इस आर्म में चला जाएगा, यानी इधर चला जाएगा। और जो I2 इधर से गया वो इस आर्म में चला जाएगा। टोटल I2 इधर चला गया, इसमें कोई करंट नहीं गया, इधर से भी और ऊपर से भी, ठीक है। तो इस तरीके से I1 इधर से आया, I2 इधर से, दोनों पॉइंट C पर मिले और मिलकर फिर से यहां रिसीव हो जाएंगे, यानी I1 प्लस I2 मिलकर फिर से I बन जाएगा, क्योंकि I के ही 2 पार्ट होकर के I1 और I2 बना था। तो I1 और I2 मिलकर फिर से I बन जाएगा और ये रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो करंट एक तरफ से निकलता है तो दूसरी तरफ एंटर भी करता है। तो I निकला, I ही इधर से एंटर करेगा। समझ आ रही है बेटा बात? ठीक है। अब इन्होंने बताया क्या व्हीटस्टोन ने ये बताया कि जब ये ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में होता है, जब ये ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में होता है, तो इस क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड्स हैं, इसकी किन्हीं भी 2 एडजेसेंट साइड्स का रेशो निकालें हम। इसका रेशो रेजिस्टेंसेस का रेशो, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स में लगे हुए 4 रेजिस्टेंसेस में से 2 रेजिस्टेंस लेकर, एडजेसेंट रेजिस्टेंस लेकर अगर हम रेशो निकालें तो वो रेशो इक्वल रहता है। समझें इस बात को मैथमेटिकली। जैसे हमने P/Q लिखा, एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाली साइड्स, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी पास वाली साइड्स कौन सी होंगी? P के पास वाली Q या P के पास वाली R भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे Q के पास वाली S,
या क्यू के पास वाली पीवी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो पास वाली साइड्स का जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो है वो दो बची हुई जो पास वाली साइड्स हैं यानी एडजेसेंट साइड्स हैं उनके रेशियो के इक्वल होता है, यानी P अपॉन Q। हमने लिखा P अपॉन Q, P और Q का रेशियो लिखा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस P और इसकी एडजेसेंट साइड Q, तो P अपॉन Q। फिर बची क्या, ये दो साइड्स बची, इनका रेशियो लिख लें इक्वल टू R अपॉन S। ये इक्वल रहता है बेटा, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। अच्छा, इधर से लिखा था हमने P अपॉन Q, तो P अपॉन Q जब लिखा है बेटा, पास की साइड यहां से लिखना स्टार्ट की हमने P से, P अपॉन Q, तो बची हुई साइड इसके पास से ही लिखना है यानी R अपॉन S। इसको और कितने तरीके से लिख सकते हैं इस बात को समझिए। अगर आपने लिख दिया होता सपोज दैट P अपॉन R, P अपॉन R, ठीक है, P अपॉन R, P से स्टार्ट किया लेकिन इधर के लिए लिखा P अपॉन R, तो बचा क्या फिर Q अपॉन S, तो P अपॉन R इक्वल Q अपॉन S भी लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा। और कैसे लिख सकते हैं बेटा, अगर तुम यहां से स्टार्ट करो R अपॉन S, R अपॉन S, एडजेसेंट साइड्स हो गई R अपॉन S, तो R के पास वाली दूसरी साइड कौन सी, P, P अपॉन Q, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने तरीके से भी हम लिख रहे हैं ये सारे फॉर्मूला सारे सेम ही हैं। एक बार हम इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये लिखा है P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। अगर हम P अपॉन Q लिखा था यहाँ पर P अपॉन R लिखा है, अगर इस Q को इधर ले आए तो अपॉन में आ जाएगा और इस R को उधर ले जाए तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, अगर Q को इधर ले अपॉन में आएगा P अपॉन Q और इस R को उधर ले R अपॉन S, तो यही तो बन जाएगा। और इससे फिर ये भी बनाया जा सकता है, देखिए वो तो डायरेक्टली उल्टा ही हो गया, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S या R अपॉन S इक्वल P अपॉन Q, बात तो एक ही है। तो इस यहां से इस अरेंजमेंट को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, तो फिलहाल तो एक ही लिख लेंगे आप लोग, ये रेशियो लिख लेंगे P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। अब बेटा देखिए, अगर हमें सपोज दैट इस रेजिस्टेंस P की वैल्यू नहीं पता है क्या है, हमें नहीं पता, इस Q रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, दोनों की अलग अलग वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें P अपॉन Q की वैल्यू पता है डायरेक्ट, यानी रेशियो पता है इनका रेशियो हमें पता है कि P अपॉन Q इतना बन रहा है, P कितना है Q कितना है ये नहीं पता, लेकिन इनका रेशियो पता है, ठीक है। और देखिए ये R पता है हमें, R नॉन है, R पता है, नॉन का मतलब पता है, ये P अपॉन Q ये रेशियो पता है, और R पता है, R नॉन है, ठीक है। नॉन का मतलब ये रेजिस्टेंस हमें पता है, R की वैल्यू पक्की पता है, लेकिन P और Q की पूरी रियल वैल्यू नहीं पता है, लेकिन रेशियो पता है, P अपॉन Q की वैल्यू पता है, ठीक है। तो P अपॉन Q का रेशियो पता है और ये R पता है, तो हम इस S की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, S की वैल्यू फिर हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। इसीलिए इन P और Q साइड्स को प्रोपोर्शनल साइड्स कहते हैं या प्रोपोर्शनल आर्म्स कहते हैं, ठीक है। इस इन P और Q को प्रोपोर्शनल आर्म्स कहते हैं और इस R को नॉन साइड कहते हैं। R को क्या कहते हैं, नॉन साइड या नॉन आर्म, ठीक है, नॉन आर्म। और इस S को अननोन आर्म कहते हैं, अननोन आर्म, क्योंकि यहां पर हम उस रेजिस्टेंस को लगाते हैं जिसको हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो P और Q प्रोपोर्शनल साइड्स कहलाती है, प्रोपोर्शनल आर्म्स कहलाती हैं, और इसको नॉन रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसको अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस नहीं पता होता है वो हम इसी आर्म में लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस की जगह, ठीक है। तो इस अननोन रेजिस्टेंस की जगह कोई भी हम रेजिस्टेंस लगाकर पता कर सकते हैं, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कोई एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो उस कंडक्टर को हम यहां लगाएंगे और उसका रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर लिया जाएगा, जबकि P अपॉन Q का रेशियो पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए। R नॉन रेजिस्टेंस है तो R की वैल्यू पता होना चाहिए, फिर S को इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, ठीक है बेटा। आगे कुछ बातें और समझेंगे। अभी देखिए एक ये बात समझ लीजिए कि ये जो ब्रिज है वो बैलेंस की कंडीशन में है, ठीक है ना। ये जो ब्रिज है वो बैलेंस की कंडीशन में है, यानी इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो जीरो पर है, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है। गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तब देखिए क्या होगा बेटा, बैलेंस की कंडीशन में अगर ये है तो हम क्या करें, हम इस सेल को और इस केबल को उठाकर, इन दोनों को उठाकर यहां लगा दें। गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा दिया हमने और केबल को यहां लगा दिया, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर को उठाया और इसकी की को उठाया, उन्हें यहां लगा दिया, आपस में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। डायगोनल AC और डायगोनल BD में लगी हुई चीजों को आपस में हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एक दूसरे की जगह लगा दिया।
तो बेटा जो बैलेंस की कंडीशन में था ना ब्रिज, उसकी बैलेंस की कंडीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अभी भी बैलेंस की कंडीशन में रहता है ब्रिज, ठीक है ना। तो अगर हम ब्रिज बैलेंस होने पर गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा दें, सेल की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दें, की तो कोई बात नहीं, की तो एक जैसा ही काम करेंगे, है ना, यहां पर भी और यहां पर भी की का काम तो ऑन ऑफ करना है बस, ठीक है। तो सेल और गैल्वेनोमीटर को अगर आपस में हम रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें एक दूसरे से बैलेंस की कंडीशन में, तो इस ब्रिज के यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए ये जो आर्म्स हैं, आर्म्स AC एंड आर्म्स BD यानी दोनों डायगोनल वाली आर्म्स, इन दोनों को कॉन्जुगेट आर्म्स कहते हैं, कॉन्जुगेट आर्म्स, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग ने इसको जाना कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक चीज और इसमें समझ लेंगे बस, आखिरी चीज, कि जो अभी हमने रेशियो लिखा था P/Q = R/S, उसको प्रूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है, उसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो बेटा ये देखिए, ये एक साइड ये और एक साइड ये और एक ये तीनों साइड मिलकर एक क्लोज्ड लूप बना रही है, ये एक क्लोज्ड लूप बन रही है, ये एक क्लोज्ड लूप बन रही है, साइड AB, साइड BD, साइड DA, तो ये ABDA एक क्लोज्ड लूप बन रही है। तो इस ABDA के अंदर अगर हम KVL लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है बेटा, सिग्मा IR = सिग्मा E, सिग्मा IR = सिग्मा E। तो सिग्मा IR करंट बेटा देखिए I1 है और रेजिस्टेंस P है, तो I1 × P, ये होता है बेटा फॉर्मूला इसका KVL का, सिग्मा IR = सिग्मा E, यानी करंट और रेजिस्टेंसेस के मल्टीप्लाई का सम, और यहाँ सिग्मा E का मतलब है बेटा EMF जो है, जितने भी इसके अंदर EMF लग रहे हैं क्लोज लूप के अंदर, उनका सम, ठीक है। तो KVL तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है भाई। तो अगर KVL को अच्छे से नहीं समझा तो पहले KVL को समझ लीजिए, ठीक है। तो सिग्मा IR = सिग्मा E होता है बेटा, I और R का मतलब है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है। तो करंट है बेटा I1 और रेजिस्टेंस है P, तो I1 × P, और करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, ये हमने जो एरो बनाया इस तरीके से, ये एक डायरेक्शन सिलेक्ट कर ली हमने कि इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम KVL को अप्लाई करते हैं। KVL को अप्लाई करने के लिए एक डायरेक्शन चूज करना पड़ती है, तो हमने एक डायरेक्शन चूज कर ली है, इस डायरेक्शन में हम KVL को अप्लाई कर रहे हैं। जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आने पर करंट की डायरेक्शन में, इसलिए I1 और P के प्रोडक्ट को प्लस लिखा है। आगे आ जाए, इसमें तो करंट है नहीं, इसका रेजिस्टेंस G है, रेजिस्टेंस को G सपोज कर सकते हैं, लेकिन करंट 0 है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। आगे आए, यहाँ देखिए जब इस तरीके से मूव करते हुए आएंगे बेटा, तो यहाँ आए, इसमें इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस आर्म में हम ऐसे आएंगे तो करंट इधर है, लेकिन हम ऐसे आ रहे हैं तो करंट के उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए करंट I2 और उसका रेजिस्टेंस R, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव लिया है हमने, I2 × R। I2 × R को नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि जब इस तरीके से मूव कर रहे हैं इस लूप के अंदर तो I2 का अपोजिट आ रहे हैं हम, ठीक है ना। और इक्वल टू सिग्मा E, सिग्मा E का मतलब है सभी EMF जो भी इसके अंदर लगे हैं। अब इसमें देखिए बेटा, एक आर्म ये है इसकी, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, लेकिन इन तीनों ही साइड्स के अंदर कोई सेल लगा हुआ नहीं है, यानी EMF है ही नहीं, तो EMF हो गया बेटा 0। हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, I1P = I2R, I1P = I2R, इसको इधर लिए गए प्लस का हो गया, I1P = ये माइनस का I2R था, उधर लिए गए प्लस का हो गया। समझ आ रही है बेटा बात। इसी तरीके से इसमें लगाते हैं हम KVL, इसके लिए भी एक डायरेक्शन चूज कर ली हमने, तो इस डायरेक्शन में लगाते जाएंगे इसके अंदर KVL, ठीक है। तो इसमें जब मूव करेंगे तो ऐसे मूव करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो I1 की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो I1 पॉजिटिव लेंगे, I1Q, और जब आगे आए ऐसे करके तो I2 की अपोजिट चलना पड़ रहा है, इसलिए I2 और S का मल्टीप्लाई नेगेटिव लेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर भी देखें कोई सेल नहीं लगाए इतने लूप के अंदर, तो इसका EMF भी 0 हो गया, ठीक है। तो I1Q = बेटा I2S हो जाएगा, इसको हमने डाल लिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करें, देखिए मैं यहाँ इसको डिवाइड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिए बेटा। नोट करने के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां से आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए, अभी समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करें इक्वेशन 2 से, यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2,
तो इक्वेशन 1 ऊपर रखेंगे बेटा, I1P अपॉन I1Q, इक्वेशन 2 का पार्ट नीचे रखाइए, और ऐसे इधर I2R अपॉन I2S। अब यहां देखिए बेटा, I1 से I1 कैंसिल होगा, I2 से I2 कैंसिल होगा, यानी ये आ गया बेटा P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से उनको कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बाकी इसको समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमें बताइएगा, या फिर इसमें वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसमें और क्या आपको दिक्कत है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।